नमस्कार, आदाब। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त सवाने उम्री और फिर एक दिन। आज इस खुद नविश्त का 22वां बाब 22nd चैप्टर। उन्वान है चैपलिन साहब ने ली कब्र में करवट। चैपलिन साहब ने ली कब्र में करवट। 1989 तक लव्स हाईजैक से सबकी जान पहचान हो गई थी। बीच हवा के पहले हादसे हुए तो मुल्क भर में हिफाजत का सख्त इंतजाम हो गया। हवाई सफ़र के लिए उन दिनों हमारी इंडियन एयरलाइंस ही हुआ करती थी, जिसके कारकुन समझते थे कि सवारियों को ले जाकर वो एहसान कर रहे हैं। दिल्ली तक का किराया तब लगभग 500 रुपये था। रत्ना से उधार लिया, सोचा शाम से पहले सरदाना पहुंच जाऊंगा, पर एयरपोर्ट पर पता चला कि कोई सीट खाली नहीं है। रत्ना ने समझाया कि सीट मिल जाएगी अगर तार दिखाकर साबित करूं कि टिकट की मेरी ज़रूरत सच्ची और फौरी है। लेकिन वो मेरे साथ अंदर ना आ सकी और डेस्क क्लर्क के बेहुदा रवैये ने मुझे इतना तपाया कि बाबा की मौत के बारे में उस मरदूत को बतलाकर टिकट की मिन्नत करने के बजाय जी हुआ कि उसके डरबे में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दूं। और फिर जब सीट थी ही नहीं तो भला कहाँ से ला कर देता। तो मैंने ना गुजारिश की, न तार दिखाया, न जहाज पकड़ सका। और उस शाम जब बाबा अपने आबाओ अजदाद से जा मिले तब मैं मौजूद नहीं था। सरहद पर तैनात ज़मीर भी वक्त पर ना पहुंच सका। बाबा का जिस्मानी दर्द जब हद से बढ़ गया और साफ था कि वो सांसें ही गिन रहे हैं, तब भी उन्होंने हिदायत दी कि मुझे ना बताया जाए। लिहाजा तार आने तक मुझे उनकी बीमारी की खबर तक नहीं हुई। या तो बाबा को लगा कि मैं मसरूफ़ होऊंगा, या फिर नहीं चाहते थे कि उन्हें उस हालत में देखूं। वो जिस शदीद अजियत से गुजरे उसके बारे में जब मैंने बाद में सुना तो शुक्र मनाया कि मैं उनका वक़ार इस तरह जाते हुए देखने से महरूम रहा। 30 साल का हमदम खोने के बावजूद अम्मी सब्र का नमूना थी। उनकी ज़िंदगी की धुरी टूट चुकी थी। हम तीनों के पास उनके लिए वक्त कम होता जा रहा था और हमारे अलावा और कुछ था नहीं जिसमें वो मसरूफ़ रह सकें। अपना शोक पी चुकी थी, पर दिख रहा था कि कितना गहरा सदमा सहा है उन्होंने, और ये भी कि अपने गम को दबाए रखना अच्छा नहीं होता। डर था कि बाबा के बाद वो ज़्यादा नहीं जिएंगी, लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों में हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दमखम निकला। 20 बरस जिंदा रही अपनी शर्तों पर, जिंदगी का लुत्फ लेते हुए अपनी औलाद की खुशियां भी देखी उन्होंने। बाबा दफन किए जा चुके थे जब मैं अगले दिन सरदाना पहुंचकर उस मिट्टी के ढेर से मिला जो उनका मुजस्समा थी। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी और ज़िंदगी में पहली बार
और ज़िंदगी में पहली बार उनसे खुलकर बात की मैंने। उस फिल्म के बारे में बताया जिसमें मैं हिंदू ब्राह्मण बना हूँ। लगा वो मुस्कुरा रहे हैं। उसकी भी बात की जिसमें मैं बाग़ सरफराज बनने के लिए खुद को दादा जहाँ फिशां की तस्वीरों के मुताबिक ढाल रहा था। अपने ख्वाबों के बारे में बताया, अपने शुभों के बारे में, रत्ना के बारे में जिससे वो कभी नहीं मिले। ये भी कि अब मैं कितना कमा रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, बम्बई कैसा शहर है। जो जी में आया कह डाला। उनसे बात करना कितना आसान था। वो सुन रहे थे और जवाब दे रहे थे। उनसे ये इकलौती बातचीत थी जिसमें पहल मैंने की। हैरत हुई कि जीते जी उनसे ये सब क्यों ना कह सका। हम दोनों जो खो चुके थे और जो दोबारा कभी पा ना सके, एकाएक उसका दर्द खिल उठा। आज तक गहरे पछतावे के साथ मुझे बाबा की कमी खटकती है। कुछ साल बाद ख्वाब आया मुझे कि मैं एक लंबी चमकती मेज़ के सामने बैठा हूँ, जैसे इंटरव्यू के लिए। मेज़ की दूसरी तरफ बैठे बाबा बेहद इत्मीनान बख्श लहजे में पूछते हैं, अपने वालिद के बारे में कुछ बतलाओ। और मैं गिनवाने लगता हूँ कि किस किस तरह वो मुझसे दूर रहे, कैसे मैंने खुद को उनकी मोहब्बत से हमेशा महरूम पाया। मुझे वो कभी नहीं मिला जो चाहिए था। ये भी कि उनके करख्त मिजाज, तंग नज़रिए, मनफी रुख से नफरत थी मुझे। तोहमत की ये धारा बिना जज्बात मेरे मुंह से बहती रही, और वो सारी बातें जो ज़िंदगी में मैंने उनसे बदतमीज़ी और नाफरमानी से कही थी, अब ठंडे दिमाग से कह रहा था। कुछ कहे बिना बेझिझक बाबा मेरी आंखों में देखते रहे, गोया मेरे दिल की बात खूब समझ रहे हूँ। जिंदगी में तो ऐसे गमगुसार नहीं रहे थे बाबा। जागा तो महसूस हुआ कि बाबा के साथ मेरे खलिश भरे रिश्ते पर हल्का सा मरहम लग गया है। मैं मायानगरी वापस आया। ज़हीर इसरार करके अम्मी को अपने साथ इलाहाबाद ले गए, पर कुछ ही हफ्ते बाद वो मसूरी लौट आईं, जहां उन्होंने 15 साल बड़े सुकून से गुजारे। सरधना या हम में से किसी के घर तभी आती जब मसूरी की ठंड बर्दाश्त न हो पाती। किसी और मौसम में हम में से कोई अगर उनके प्यारे पहाड़ों से उन्हें नीचे आने पर मजबूर करता तो खफा होकर मान जाती, लेकिन अपने घर के अलावा कहीं भी उन्हें चैन नहीं मिलता। बंबई में नए लोगों से मिलकर बहुत खुश होती। उन्हें हमेशा लोगों से मेल जोल पसंद था, पर बाबा के मिजाज ने उनसे अपनी ये ख्वाहिश ताक पर रखवा दी थी। अब अपने बाकी दिन मसूरी में या अपनी बहनों के बीच, और जितना कम हो सके एक एक करके हम तीनों के घर गुजारती रहीं। तुगलक के लिए मैंने जो दाढ़ी और बाल बढ़ाए थे, उनसे निजात पाने ही वाला था कि श्याम ने मना कर दिया। उनकी अगली फिल्म 1857 के बारे में थी। पिछली फिल्मों के मुकाबले उसका काफ़ी बड़ा बजट था, और निशांत में जो कमाई हुई थी उससे दोगुने से ज़्यादा मिलने वाला था। शशि कपूर तब काफ़ी मकबूल हो गए थे, तो अपनी बीवी जेनिफर कैंडल के इसरार पर श्री पृथ्वीराज कपूर की याद में
एक थिएटर बनवाने के अलावा उन्होंने यादगार और कामयाब फिल्में भी बनाने के लिए फिल्म वाला कंपनी खड़ी की और उन दोनों के लगभग हर एक अलग तरह के फिल्म साज को फिल्म बनाने के लिए मदऊ किया। श्याम इस फहरिस्त में पहले थे और उनकी अगली 2 फिल्मों के साथ कंपनी का आगाज हुआ। जुनून ऐसी 4 कोशिशों में पहली थी। लोकप्रिय सिनेमा में शशि साहब की तब बहुत मांग थी और इसलिए अकल की बात थी कि अगर वो जुनून में एक्टिंग भी करें तो श्याम को एक पूरा नया दर्शक वर्ग मिल जाएगा। उन्हें जब उस इश्किया पठान का किरदार दिया गया जो लड़ने से कतरा रहा है, मैं खींच गया। मैंने असल कहानी पढ़ रखी थी और कभी का उस किरदार में खुद को देख चुका था। शाम को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने जरा डपट कर मुझसे कहा, फिल्म किसी भी किरदार से बड़ी होती है और ये कि उन्हें नाउम्मीदी होगी अगर मैं उसी जोश से शामिल ना हुआ जो मैंने अभी तक दिखाया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेरे लिए जो किरदार लिखा है वो धुरी समान और सबसे ज़्यादा ड्रामाई है। बस मुझे फौरन लगा कि इस सूरत में तो मुझे हर एक को पछाड़ना होगा और टीम के मेंबर की तरह काम करने के बजाय लगोट कस के सबको धूल चटाने में लग गया। लखनऊ के अकेले 5 सितारा होटल क्लार्क अवध में हम ठहरे। शूटिंग ज़्यादातर काकोरी और मलिहाबाद में हुई जहां हम रोज़ाना जाते। मुझे एक कमरे में अकेले रखा गया और करम खुदा का कि कुलभूषण को गलियारे के दूसरे सिरे पर रत्ना, जो अब NSD में थी, कुछ एक दिनों के लिए लखनऊ आई और हर पल सरफराज खान बने रहने की मेरी कोशिश देखकर खरामा मुस्कुराती रही। घोड़ों से मेरी दोस्ती फिर होने लगी और खुद पर यकीन इतना बढ़ गया कि अगर बस चलता तो घोड़े पर सवार होकर वापस होटल जाता। ये सूझा ही नहीं कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कम से भी काम चल सकता था। इस फिल्म के दौरान अपनी तमाम नसों और तमाम मांसपेशियों की खींचतान करता रहा। हरदम ऐलान करता रहा कि अपने किरदार में समा जाने के लिए मैं कितनी कड़ी मेहनत में लगाऊं। ये सब पूरी तरह गैर ज़रूरी था, लेकिन उस वक्त मेरे लिए दूसरा किरदार बजाने का नशा नया नया था और लंबे सुर्ख बाल, दाढ़ी, दस्तार बांधे, कंधे पर बंदूक, कमर से लटकी बारूद की थैली, हाथ में तलवार, मलकुल मौत की तरह अंग्रेज फौजियों में बजंग बोलने के तस्वुर में मैं बिल्कुल खो गया। जुनून एक बेहद हसीन फिल्म ज़रूर है, पर अदाकारी का मुकाबला लगती है। अगर कोई थोड़ा बहुत सुरखरू होकर निकलता है तो शबाना और एक बहुत छोटे किरदार में मशहूर मुसन्निफ इस्मत चुगताई साहिबा, क्योंकि हमें वही 2 थे जिन्होंने एक्टिंग में हर एक को मात देने की कोशिश नहीं की। शूटिंग के तीसरे दिन होटल की लॉबी में जेनिफर के साथ मैं किसे खड़ा देखता हूं? जेफरी और लॉरा कैंडल को। हैरानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहर कैफ जेनिफर के वालिदैन थे। जेनिफर को शेक्सपियराना से मेरे लगाव का पता था। उन्होंने तारुफ कराया
माफ़ कीजिएगा, उन्होंने तारुफ कराया और मैंने कैनल साहब से दूसरी बार हाथ मिलाया। एक छोटा सा वाक़या बताता चलूं कि अजीब सी सितमज़रीफ़ी रही कि कुछ साल बाद भारतीय थिएटर की खिदमत के लिए कैनल साहब और मुझे संगीत नाटक अकादमी का इनाम एक साथ मिला। तकरीब में मैं उनकी बगल में बैठा, ये खैर सब माफ़ी देगा, तकरीब में मैं उनकी बगल में बैठा, ये ख्याल बार बार आया कि सरकारी पहचान कितनी देर से मिली उन्हें। उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी, पर वो अपने आप को बाइज्जत महसूस कर रहे थे। एशिया के स्कूली बच्चों में थिएटर का शऊर जगाने में शेक्सपियराना का जितना बड़ा हाथ है, मैं नहीं समझता कि उसका आधा भी किसी हिंदुस्तानी ने किया हो। बहरहाल कैनल साहब फिल्म में पादरी का किरदार करने वाले थे। चर्च में प्रवचन करते वक्त जिन पर हमला होता है, हमला आवरों का सरदार मैं हूं। उनके साथ एक्टिंग करने का मेरा 20 साल पुराना ख्वाब सच होने वाला था। उस तवील इंतज़ार के बाद उनके साथ बस उतनी ही एक्टिंग करने को मिली कि रास्ता रोककर तलवार से उनके 2 टुकड़े कर दूं। लेकिन लखनऊ में जो थोड़े दिन वो रहे, उस दौरान मिलनसार पाकर मैंने उनको घेरा और खूब बातें की। रस्मी तारीफों से उन्हें हमेशा उलझन होती थी और उनसे हाथ झाड़ देते। पर एक रोज मैंने उनसे पूछा कि कभी पछतावा नहीं होता कि वो इंग्लैंड में रहकर नाइट या लॉर्ड बन सके। सॉरी, माफ कीजिएगा। एक रोज मैंने उनसे पूछा कि कभी पछतावा नहीं होता उन्हें कि वो इंग्लैंड में रहकर नाइट या लॉर्ड ना बन सके। जो अदाकार ये लक़ब पा गए, उनमें से किसी से भी वो कम नहीं है। पछतावा उगल रहा है। मैंने जो चाहा वही किया। मैं अदाकार नहीं, मिशनरी हूं और मेरा मिशन है शेक्सपियर फैलाना। आखिर में कैनल साहब को शेक्सपियराना में शामिल होने की अपनी दिली ख्वाहिश के बारे में बता सका। वो पृथ्वी थिएटर के लिए नाटक गैसलाइट करने वाले थे और चाहते थे कि उसमें मैं काम करूं, लेकिन 3 बातों ने मुझे रोक लिया। एक, वो सिर्फ हिदायत कर रहे थे, उसमें अदाकारी नहीं। 2, वो जब रिहर्सल करना चाहते थे तब मैं दूसरी जगह मसरूफ था। और 3, बाकी अदाकार मुझे बिल्कुल नामुनासिब लगे। ये नाटक कुछ वक्त बाद ही मैंने देखा और कहना होगा कि उसमें काम न करने का कोई अफसोस नहीं मुझे। हम लखनऊ में थे कि फिल्म फेयर इनामात का ऐलान हुआ। रत्ना ने दिल्ली से फ़ोन किया कि उसने सुना है मुझे कुछ मिलने वाला है। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं नामजद किया गया हूँ। लगा कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए चुना गया हूँगा और दिल में गुदगुदी सी हुई सोचकर कि आखिरकार फिल्म फेयर में मेरी तस्वीर छपेगी। और अगले पखवाड़े छपी भी। मंथन के लिए एक खास पुरस्कार दिया गया मुझे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड उस साल
डॉक्टर श्री राम लागू को दिया गया, जिनसे मुझे कतई हसरत नहीं हुई। हुआ गालिबन ये था कि ज्यूरी के मेंबर मेरी कोशिशों को शाबाशी तो देना चाहते थे, पर कोई श्रेणी ना पा सके, तो उन्होंने इस हकीकत का सहारा लिया कि मंथन को आलोचनात्मक और व्यावसायिक दो तरफा कामयाबी मिली, और दोनों बातें फिल्म फेयर की उस बेढप जनानी मूरत जीतने के लिए लाजमी होती हैं। वो बुत जब मुझे सीधे कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए स्मिता ने पेश किया, तब वो उतना ही भारी था जितना दिलीप कुमार के ड्राइंग रूम में सजे वो सारे जो मैंने 10 साल पहले देखे थे। बाराबंकी महज लफ्ज था मेरे लिए। मैंने अपनी जिंदगी के पहले कुछ माह वहां गुजारे थे। कोई याद नहीं थी वहां की, और कोई वास्ता भी नहीं रहा था। जुनून की शूटिंग के दौरान अम्मी अपनी सबसे छोटी बहन निखत से मिलने लखनऊ आई, और रत्ना को पता चला कि बाराबंकी लखनऊ से बमुश्किल 1 घंटे के फासले पर है, तो हम तीनों वहां के लिए चल पड़े। अम्मी, जिन्हें आमतौर पर रास्तों का कोई होश नहीं रहता था, बाराबंकी की गलियों में बिना हिचके बिना भूले कार को राह बताते हुए हमें सीधे जहांगीर आबाद हाउस ले गईं, जहां बाबा अम्मी मेरी पैदाइश के वक्त रहते थे। बड़े से झनखाड़ मैदान में, जहां कभी चमन रहा होगा, एक उजाड़ बंगला खड़ा था। आसपास कोई इमारत नहीं थी। एक छोटा सा लोहे का फाटक था। घर के सामने के हिस्से में एक नीचा खंभादार बरामदा। उस बंद उजाड़ मकान के चारों तरफ हम घूमे। अम्मी ने बताया कि यहाँ बाबा गुलाब लगाते थे। वो कमरा जिसमें मैंने पहली दफा आंखें खोली थी, उसकी छत ढह चुकी थी। पूरे 35 साल बाद रत्ना और मैं दोबारा जहांगीर आबाद हाउस देखने गए। अब वो एक आबाद बस्ती के पीछे सड़क से ओझल था। जहां वो कभी अकेला काफी शान से खड़ा था, वहां मीलों तक चारों तरफ नई दुकानों और मकानों की कतारें थीं। मेरे कमरे समेत आधा बंगला गिर पड़ा था, और बाकी हिस्से में कुछ लोग थे जो शायद कब्जा किए बैठे थे। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। एक छोटे से ड्राइंग रूम में एक छोटा सा आतिशदान था। सारी दीवारों का प्लास्टर कब का उखड़ चुका था। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि मैं पालने में हूं। बाबा अंगीठी जला रहे हैं, अम्मी पास बैठी हैं, पर बात कुछ बनी नहीं, और जल्द ही हमें तमाशाइयों की भीड़ ने घेर लिया, तो वहां से भागना पड़ा। मगर आज अक्सर और बेशतर वो मकान मुझे याद आता है। कुछ तो वहां पैदा होने और जिंदगी के पहले महीने गुजरने का असर छोड़ा होगा उसने मुझ पर। छोटी साफ सुथरी मनोरंजक पारिवारिक फिल्में बनाने वाली कंपनी राजश्री काफी वक्त से मेरे साथ चार्ली चैपलिन की फिल्म सिटी लाइट्स बनाने के पैगाम भेज रही थी। मैं जरा सा इतराया तो, मगर सोचकर कि चैपलिन साहब से मेरा मुकाबला न किया जाएगा, बदहज़मी होने लगी। फिर भी कुछ शुबे के साथ आखिर मैंने उनकी फिल्म सुनैना में काम करने के लिए हामी भरी। FTII की मेरी सहपाठी और दोस्त
रामेश्वरी, जो वहाँ अक्सर छोटे छोटे कर्जे देकर मुझे निजात दिलाती रही और जो कुछ नामुनासिब होने के बावजूद पहली ही फिल्म से सितारों की सोबत में पहुंच गई थी, अंधी गुलफरोश लड़की का किरदार कर रही थी। राजश्री वाले जुनून खत्म होते ही शूटिंग शुरू करना चाहते थे, पर लिहाज करके शूटिंग 2 हफ्ते मुलतवी करने की मेरी शर्त मान ली उन्होंने। 18 से 57 के भूतों को भगाकर सर कुछ हल्का हुआ, सिर्फ दाढ़ी बाल कटवाने की वजह से नहीं। दुनिया को घूरना बंद किया और एक दिल जीतने वाली मुस्कान का रियाज करने लगा, जिसका लगभग हर सीन में मुझसे सुनैना के बंगाली हिदायतकार हिरेन नाग ने इस्तेमाल करवाया। दुनिया के सबसे अजीम अदाकार का किया हुआ रोल दोहराने के ख्याल से जो थोड़ा बहुत जोश पैदा हुआ था, वो शूटिंग शुरू होते ही ठंडा पड़ने लगा। जब ये बात जहन में घुसी कि खुद चैपलिन साहब इस फिल्म की हिदायत नहीं करने वाले, जाहिर था कि जो नकलची उस फिल्म के मुसन्निफ बने फिर रहे थे, वो चैपलिन की कोशिशों से नाखुश थे। फिल्म सिटी की सीधी नकल के बजाय वो उसके हर पहलू में सुधार करने पर आमादा थे। पल भर में दर्शकों के जज्बात को मुस्कान से दिल खोलकर हंसी और फिर खामोश आंसू में बदल देने वाली चैपलिन की खूबी उस फिल्म के लेखक के लिए काफ़ी नहीं थी। उन्होंने चैपलिन के तीखे तंजिया अंदाज को पेश करने के सीधे साधे तरीके का अजीब बदनुमा मज़ाहिया काया पलट कर दिया था। हर एक सीन में या तो ज़बरदस्ती की हंसी या आंसू और भोली बेचारगी से भरे अहमकाना नमूने थे, और खोखले मुकालमों के पन्नों पर पन्ने बजाय उन खामोश निगाहों के जो चैपलिन की फिल्मों में अफसाने कहे जाती हैं। और जुलाब छुटा देने वाली बात तो ये थी कि उनको अजीबो-गरीब मगर गहराई से परखे किरदारों की जगह बनावटी पन्ने ले ली थी, और उस महान फिल्मसाज के दिलकश शरारतों की जगह हिंदी सिनेमा की तौहीन करने में ये फिल्म जुटी हुई थी। हिंदी फिल्मों को वैसे भी बड़ा शौक है मकबूल और बेहतरीन हॉलीवुड फिल्मों के भयानक चरबे पेश करने का। ये फिल्म इस बात का एक नमूना है। नाच गाने की फिल्म में काम करने के ख्याल से मैं सहमा हुआ तो था, पर भोलेपन में मान बैठा कि अपने रोल में सच्चाई तो ला सकता हूं, और जबान दे दी थी। बयाने की रकम भी खर्च कर चुका था। बच निकलने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए थे। राजश्री वाले खालिस शाकाहारी थे, न सिर्फ रोज़ाना के मेन्यू के मामले में, उनकी फिल्मों के किरदार भी मांस नहीं खा सकते थे। खलनायक बेशक सिगरेट शराब पीते होंगे, पर पर्दे पर बिल्कुल नहीं। ये दकियानुसी कायदा ईजाद किया राजश्री के करता धरता ताराचंद बरजाटिया जी ने, जिन्होंने कंपनी को बनाया और बढ़ाया। मैंने सोचा कि फिल्म में नशे में खुदकशी करने वाला बंदा समुद्र में कूदने से पहले क्या पिएगा? शायद अपना गम, वो भी गाना गाते हुए। फिल्म में 2 गीत थे, जो शुक्र है मुझे खुद गाने नहीं थे। दोनों आम फिल्मी गीत ही थे। उनमें से एक तो आज भी कभी कभी सुनाई दे जाता है, लेकिन मसाला फिल्म में आशिक बनकर उन्हीं गानों
और शायद पेड़ों के इर्द गिर्द मटकना समझ में नहीं आ रहा था। ये सब मैं कैसे करूँगा? ढर्रे का फिल्मी हीरो बनने का तस्वुर करना मैंने कब का छोड़ रखा था। और फिल्मी गाने पर कैसी एक्टिंग की जाती है मैंने उसका क ख भी नहीं सीखा था। एनएसडी में जो अक्खड़पन मुझसे मंच पर गाने भी गवा लेता था, बेसुरे ही सही, वो अब मेरी फितरत का हिस्सा था ही नहीं। अब तो गाने पर होंठ हिलाने में भी परेशानी हो रही थी। शम्मी कपूर साहब के बाद बम्बई के हर अदाकार और हर डांस डायरेक्टर ने उनकी नकल ही की है। उनके गानों को गौर से देखकर जो कुछ उन्होंने किया, उसकी थोड़ी बहुत नकल करने की कोशिश के बजाय मैंने सोचा कि बस होठों का गाने के बोल से पूरा तालमेल रचा लूं। अगर मैं खुद गाता हुआ लगा तो इतना काफ़ी होगा। और इतने ही का रियाज किया मैंने। गीत सिर्फ गाना और गीत गाने की अदाकारी करना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ये समझने में मुझे बरसों लगे, पर सुस्त रफ्तार तो मैं हमेशा से रहा हूं। पिछले 5 बरस में सरजद कई गलतियों में शायद एक बड़ी भूल ये की मैंने कि हिंदी फिल्में तकरीबन देखनी छोड़ दी। उन फिल्मों में काम मिलने की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा उन्हें देखकर फ़ायदा क्या। वैसे भी उस तरह का अदाकार तो मैं था ही नहीं। इसके अलावा दारा सिंह की और मेरे दूसरे चहीते सितारों दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देवानंद की फिल्में कम हो गई थी। ढलती उम्र के साथ उन महारथियों के दिन जा रहे थे। उनकी जगह ऐसी पीढ़ी ले रही थी जो उनसे कहीं कम करिश्माई और छिछोरेपन की कगार पर थी। उस दौर की बेहतरीन कहलाने वाली फिल्में रेशमा और शेरा, मेरा नाम जोकर, उपकार, अभिमान देखकर मुझे हैरत होती कि क्यों इनकी इतनी तारीफ होती है। मेरी राय अब भी यही है कि जो भी फिल्म बिल्कुल ही वाहियात ना हो, हम फौरन उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं। और कभी कभी बहुत सारी बेहुदा फिल्मों को भी। लेकिन ये बात चुभी ज़रूर कि मैं उन फिल्मों के काबिल नहीं। जो किरदार मेरी अना को चोट पहुंचाएं, वो मिलने से पहले ही उन पर गुस्से से मैं भर उठा। इसलिए FTII में रहते हुए हिंदी सिनेमा से नाता बिल्कुल तोड़ लिया। जो किरदार मेरी अना को चोट पहुंचाते, वो मिलने से पहले ही मैं उन पर गुस्से से भर उठा। इसलिए FTII में रहते हुए हिंदी सिनेमा से नाता बिल्कुल तोड़ लिया। मुझे यकीन था उन फिल्मों के साथ सर खपाना फिजूल है। मुझे अपना हिस्सा अंकुर जैसी नई फिल्मों की किस्म में मिलेगा जो तब बनने लगी थी। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म में मैं काम कर रहा था जो किसी हालत में मैं देखने ना जाता। धुंधला सा एहसास तो था मुझे कि ऐसी फिल्मों के लिए अलग नज़रिया अपनाना होगा, पर समझ नहीं पा रहा था कौन सा। इसलिए मैंने अपना किरदार में दाखिल होने वाला ढंग ही अपनाया। अब एक भोले आशिक को मैं अपने अंदर ढूंढ पाने के लिए जूझ रहा था, और उस हौसला पस्त करने वाले ख्याल से भी कि मैं फिल्मी सितारा बिल्कुल नहीं लगता। मेरी माशूका तक को यकीन था कि फिल्मों में मुझे काम नहीं मिलेगा, और अब तक धने की शाख पर चढ़े रहने वाली वो आदतें जो ऐसी फिल्मों में ज़रूरी होती हैं, मुझ में रही नहीं थी। अब उन्हें वापस पाने की कोशिश
न सिर्फ मेरी नई नई समझ को ठेस पहुंचा रही थी, बल्कि हवा में चांदमारी साबित हुई। किरदार के बारे में मेरे बाकी सारे मशवरे डायरेक्टर साहब ने रद्द कर दिया, पर मैं अपने ही पुराने कपड़ों का एक जोड़ा पूरी फिल्म में इस्तेमाल करने पर अड़ा रहा और शुरू से आखिर तक दड़ियल और गंदा दिखाई देने पर भी। आखिर चैपलिन ने भी तो यही किया था। उन्होंने म्यूजिक हॉल की जिस रवायत को अपने काम की बुनियाद बनाया था, उस जैसी कोई चीज तो थी नहीं यहाँ जिसका सहारा लेता। तो जो मुझे आता था मैंने किया, सच्चा किरदार बने रहने की कोशिश। एक ऐसी फिल्म में जिसकी हर चीज चमक चमक कर नकली होने का ऐलान कर रही थी। किरदार, कहानी, माहौल, लिबास, हालात, सब। हिंदी फिल्मों के नायक को एक नए रूप में जो पेश करने की मुर्दैनी उम्मीद थी, वो फौरन गायब हो गई। जो फिल्म लगी और पहले ही दिन उसे देखने कोई नहीं गया। हालांकि ताहिर बहादुर खान, जो तब तक मेरे मैनेजर बन चुके थे, झंडा लहराते रहे कि हिट है नसीर भाई, हिट है। मेरे काम के बारे में एक नाकद ने लिखा, बदनसीबी से अमोल पालेकर तो है नहीं नसीर। उस फिल्म में ऐसा गलत लग रहा था कि मुझे खुद ही लगा उस शक्ल का बंदा भला इसी फिल्म में है ही क्यों। डर था कि दर्शकों की भी यही राय होगी, तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि थिएटर में जाकर इस बात का जायजा लूं। फिल्म अदाकाराओं की कई बार खिल्ली उड़ाई थी मैंने, अब मेरी बारी थी। हुलिया मैंने गलत चुना था बिल्कुल, हिंदी फिल्म के हीरो के लिए, जो शरीफ और नेकी भरा होने के अलावा हमेशा साफ सुथरा और चिकना दिखना चाहिए, गंदा और बशक्ल नहीं। उस वक्त तक उस अनमोल मोती से मैं दो चार नहीं हुआ था कि बदसूरत किरदार में भी खूबसूरती होनी चाहिए, जिससे कुछ साल बाद श्री सुभाष घई ने मुझे नवाजा। सुनैना में निरा बदसूरत लगने के साथ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हीरो जैसा था या जिस पर जरा भी हंसी आए। निर्देशक की मज़ाहिया हिस्स 1940 के नाटकों के टाइम कैप्सूल में कैद थी और मेरे सुझाव उनके लिए हैरानी का सबब होते। शूटिंग के दिनों, खासकर गानों की शूटिंग के दौरान, मैं स्कूल में आए उस नए बच्चे की तरह था जिसे हर चीज़ नई और डरावनी लग रही है और जिसे कुछ पूछा जाए तो खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं उसके पास। उस ना ख़त्म होने वाली शूटिंग के दौरान मुझे अपने एक्टिंग के हुनर पर ही शक होने लगा। मेरी खुद एतमादी पर हथौड़े चलते रहे और उस रोज़ तो अतः कुंड तक मैं जा पहुंचा और उस रोज़ तो अतः कुंड तक जा पहुंचा जब फटीचर लिबास पहने मैं सेट के दरवाजे में दाखिल हो रहा था कि दरबार ने रोक दिया। किधर जाता है? तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन का 22वां बाब। कल फिर आऊँगा अगला हिस्सा सुनाने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।